कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन। इनफैक्ट एफआईएस के कैश मार्केट में पर्टिकुलरली लगातार हम देख रहे हैं दूसरे दिन बिकवाली का दौर जो है जारी है। 2 दिनों में 7,300 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। हालांकि डीआईएस की तरफ से खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अगर कल के आंकड़े आप देखेंगे, एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 5,010 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 1,775 करोड़ की खरीदारी की। और वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 1,999 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से 7,106 करोड़ की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखी है। तो क्लियरली बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस करते हुए, खरीदारी डीआईएस की कैश मार्केट में यहां पर आती हुई लगातार दूसरा सेशन है जब एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तमाम जो फैक्टर्स आते हुए दिख रहे हैं, बाजार पर जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं, ये लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज भारतीय बाजार की शुरुआत उनके हिसाब से कैसी होगी। तनीषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं, विदेशी बाजार मिले जुले सेटअप दिखा रहे हैं, भारतीय बाजार के लिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द डे है। आज कैसी शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का जो मूड और माहौल है, थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही दिख रहा है मुझे। लास्ट शो में मैंने कहा था कि जैसे हम लोग 17,950 के नीचे चले जाएंगे तो 17,700 से लेके 17,650 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फ्लैटिश हम लोग ओपन हो सकते हैं और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। जैसे ही 37,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें 37,850 ये स्टॉप लॉस के साथ 37,200 से लेकर 37,000 ये 2 लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्लियरली इंडेक्स पर ये नजरिया। लेकिन साथ ही नितिलेश, आज के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आपको नजर आ रहे हैं? स्टॉक्स कौन से आज के लिए आप सुझाएंगे? जी मैम, स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 काउंटर होंगे मेरे जो सेल साइड के होंगे। पहला होगा एसआरएफ, वहां पे हमें बिकवाली करके जाना है 2675 के नीचे। जैसे ही काउंटर ट्रेड करना चालू कर देगा, हमें 2705 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमें 2630 से लेके 2600 ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो मेरा पिक होगा वो होगा इंडिगो। इंडिगो हमें 1975 के नीचे सेल करना है। 2010 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट हम लोग 1925 से लेके 1870 ये 2 हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट शो में जो रिलायंस और हम लोगों ने इन्फोसिस ये रिकमेंड किए थे और बजाज फाइनेंस, वहां पे अगर फर्दर डाउनसाइड और देखने को हमें मिल सकता है तो वहां पे शॉर्ट है तो कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, क्लियरली ये राय आपको मिलती हुई नितिलेश की तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। नितिलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। 2 शेयर्स हैं, एसआरएफ बिकवाली की राय और इंडिगो में भी एक बिकवाली की राय आती हुई नितिलेश की तरफ से दिखने को मिल रही है। ये तो 2 शेयर्स हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास रिलायंस की तरफ से भी आते हुए देखने को मिले हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ कर चल सकते हैं। 2 कॉल्स है मेरे पास। बीईएल में खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई, खरीदारी अगर कर रहे हैं 225 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। 250 250 का एक टारगेट आपको मानकर चलना होगा। वहीं पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर भी बाय कॉल इनिशिएट करने की राय आती हुई दिख रही है। टारगेट जो है 335 के आप मानकर चले। 290 290 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 2 कॉल्स हैं जो आपके पास आज बिकवाली की हैं और 2 कॉल्स हैं जो कि खरीदारी की आती हुई दिख रही हैं। इस बीच आइए आपको इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो इन दिनों साबित होता हुआ दिखा है उससे जुड़ी अपडेट्स दे देते हैं। रुचि सोया एफपीओ की लिस्टिंग आज होगी। इस एफपीओ से जुड़ी डिटेल्स क्या है, लिस्टिंग के मायने क्या हैं, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, सब कुछ बताएंगे हमें शरद। गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो आज रुचि सोया का जो एफपीओ है उसकी लिस्टिंग है और देखा जाए तो 650 रुपये की जो उनकी भाव पे जो है शेयर की जारी किए गए थे और लगभग 4,300 करोड़ जो ओवरऑल जुटाए हैं। अब देखा जाए तो जो सब्सक्रिप्शन आंकड़े हैं वो ऑलमोस्ट 3.39 टाइम सब्सक्राइब हुए हैं और लिस्टिंग के बाद जो मार्केट कैप है, इम्प्लाइड मार्केट कैप, वो लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,500 करोड़ से लेकर 23,530 करोड़ का जो है संभावना है। और उसके अलावा जो है निवेशक में अब बात करें जो अब जो स्टेक होने वाली है उसमें क्या बदलाव होने वाला है। यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक था लगभग 99% स्टेक होल्ड करते थे, लेकिन अब जो है वो स्टेक जो है इशू के बाद जो है घट के ऑलमोस्ट 81% हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, पब्लिक, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है एम्प्लॉयज़ के साथ 19% स्टेक जो है ऑलमोस्ट होल्ड
करने वाले हैं। अब रुचि सोया के जो शेयर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो है कल से 17 में जो शेयर की जो अगर मूवमेंट्स देखें तो वहाँ पे करीब 8% जो है लो से जो है शेयर में ग्रोथ देखने मिली, और 24 मार्च से जो एफपीओ खुली है तब से हालांकि शेयर जो है लगभग 6% गिरा है। ये तो आपके स्टॉक ट्रैकर, लेकिन वॉल्यूम्स क्या कहती है, तो वॉल्यूम्स में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है जिस तरह हम लोग लिस्टिंग के डेट के करीब आ रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और 7 अप्रैल को तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12.7 मिलियन जो है शेयर्स जो है वॉल्यूम्स में देखने मिले थे। ऑलराइट, तो क्लियरली एफपीओ से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स अब आप जानते हैं। एफपीओ के लिस्टिंग के बाद आपको क्या कुछ करना है वो भी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, कंपनियों के Q4 अपडेट्स लगातार ऑपरेशनल अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों से पहले ये ऑपरेशनल अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, शरद से ही समझते हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, और सबसे पहले जो है आप जो व्हीकल फाइनेंसियर्स हैं, स्पेशली चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखा जाए तो अच्छी जो है नंबर्स आए हैं। डिसबर्समेंट्स में लगभग 58% का ग्रोथ देखने मिला है। और वही व्हीकल फाइनेंस, यहाँ पे जो है ये सेक्टर बहुत फोकस में रहने वाला इस अर्निंग सीजन में, यहाँ पे 43% का ग्रोथ देखने मिला है। अब कलेक्शन एफिशिएंसी में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली, और अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किए तो 138% जो है इस तिमाही में देखा गया, और लास्ट टाइम का देखे तो लगभग 120% है, तो ऑलमोस्ट 18% का कलेक्शन एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। हालांकि जो है आप कह सकते हैं रियल एस्टेट के जो है चौथे तिमाही की अपडेट्स थोड़ी सी मिले जुले आए हैं, स्पेशली शोभा और ओबरॉय रियल्टी का। तो सबसे पहले शोभा के बारे में कहेंगे, यहाँ पे जो है सेल्स लगभग 4% का ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें। और जो प्राइस रियलाइजेशन है, हालांकि ये यहाँ पे जो है अच्छी हुई है, 3% बढ़ी है। अब याद रखिए जो फ्लैट के जो साइजेस हो रहे हैं, अब खरीदारी हो रही है, उसमें जो है अच्छी रियलाइजेशंस मिल रही है। स्पेशली ये साउथ बेस्ड प्लेयर है तो ये ज़रूर फोकस में रहेगा। हालांकि जो FY22 के आंकड़े वो तो शानदार ज़रूर सारे रियल एस्टेट कंपनीज के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है थोड़ी सी वीक आंकड़े देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है एरिया बुकिंग 51% गिर गई है, और अगर बुकिंग वैल्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट 53% का गिरावट देखने मिला है, ऑलमोस्ट 922 करोड़ के लेके आया है। अब रिजल्ट्स भी एक आ गया है, अब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे फोकस रहने वाला है आपके स्टर्लिंग एंड विल्सर के। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आंकड़े हैं वो लगभग वीक आंकड़े आए हैं। यहाँ पे आए 21% से घट के ऑलमोस्ट 1071 करोड़ पे हो गया। हालांकि जो लॉसेज हैं वो थोड़ी ज़रूर नैरो डाउन हुई हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है स्पेशली इस क्वार्टर में जो है वो इम्पैक्ट हुए, तो उसके कारण थोड़ी सी कॉस्ट बेनिफिट ज़रूर दिखी है। हालांकि ओवरऑल जो अगर आंकड़ों की बात करें तो वीक नंबर्स आए हैं। तो रियल एस्टेट में थोड़े मिले जुले नंबर्स आए हैं, लेकिन जो व्हीकल फाइनेंसिंग में है चोलामंडलम, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले। तो ये आपका Q4 राउंड अप है। Q4 ऑपरेशनल अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे आपको एक अनुमान नतीजों से पहले मिल रहा है कि कौन सी कंपनियों के ऑपरेशनली परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे हैं। लेकिन चलिए, इसी के साथ साथ कई सारी खबरें भी हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आई हैं। शरद, बताएं खबरों वाले शेयर्स हमारे लिए कौन से, आज काम आपका ज्यादा है? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले फोकस रहने वाला इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे। यहाँ पे उनका QIP इशू खुल गया है, 1000 करोड़ का है, ये लॉन्च हुआ है। 6.5 करोड़ का जो है बेस है, और तो जो बाकी है वो ग्रीन शू ऑप्शन पे। फ्लो प्राइस 106 रुपये प्रति शेयर पे है, और जो इंडिकेटिव प्राइस है क्योंकि 5% डिस्काउंट है तो वो लगभग जो है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 11% का डिस्काउंट पे चल रहा है। तो ये सबसे पहला स्टॉक रहेगा फोकस में। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट में जो कल हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्को ने लगभग आप कह सकते हैं 7.8% स्टेक बेचा, ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पे बायर्स कौन थे, तो बायर्स के 2 इंटरेस्टिंग नाम आए। यहाँ पे सेगांटी इंडिया मॉरिशस से लगभग 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और मॉर्गन स्टैनली एशिया यहाँ पे भी जो है 1 करोड़ शेयर्स की जो है खरीदारी देखने को मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। NTPC में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, स्टॉक में भी अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है पिछले 7 या 8 सेशन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अलग सब्सिडरी बनाने वाले हैं जो NTPC ग्रीन एनर्जी का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने को। और आखिर में RVNL फोकस में रहने वाला है। कंपनी ने MOU साइन किया है ICF के साथ, जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री होती है, जो वैगन्स बनाती है, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है कलकत्ता की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए लेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स भी जो है आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। तो क्लियरली ये सारी खबरें हैं जिस पर
आज हमें नजर रखनी है। ढेर सारी खबरें हैं, ऑपरेशनल अपडेट्स हैं और रुचि सोया एक इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रिगर है जिस पर हमें नजर रखनी है। शरद शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। इस बीच आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगा। पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है, आरबीआई पॉलिसी पर ईटी नाउ स्वदेश ने एक दिग्गजों का, जानकारों का पोल कराया। पोल का आउटकम क्या है आइए समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं? जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वर्डिक्ट थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं पॉलिसी से। जो पहला सवाल हमने पूछा वो पूछा कि क्या रेपो रेट में कटौती होगी, तो 100% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा। जो दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा बटी हुई राय है, लेकिन 90% मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा और 10% का मानना है कि इस बार थोड़ी बढ़त संभव है। जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल था वो आरबीआई के रुख को लेकर, तो उसमें 80% रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहेगा, हालांकि 20% का मानना है कि इस बार न्यूट्रल स्टांस में आरबीआई शिफ्ट कर सकता है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए इस बार? जो लगातार 11वीं बार कोई भी जो पॉलिसी रेट है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकोमोडेटिव रुख भी बरकरार रहने की पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कुछ लोग मानते हैं कि इस बार जो स्टांस है वो शिफ्ट होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट को रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त की उम्मीद है, लेकिन देखना यह होगा कि आरबीआई ये कदम उठाता है या नहीं। बॉन्ड मार्केट के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बार बार गवर्नर जी ने कहा है कि हम जो इवोल्यूशन ऑफ यील्ड कर्व है उसको एकदम फ्लैट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर कमेंट्री की बात करें तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि अभी ओमाइक्रोन का इम्पैक्ट कुछ फेड आउट होने लगा है। तो उसके बाद क्या जीडीपी के अनुमान में कोई बदलाव होगा, ये इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में देखना होगा। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार की पॉलिसी में। और रेगुलेशन और पॉलिसी को लेकर क्या कमेंट्री आती है, क्या कोई रेगुलेशंस में बदलाव आता है इस बार बैंकों के लिए, क्या और कोई अनाउंसमेंट आते हैं, ये इस बार की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी देखने लायक होंगी। जी बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी और क्रेडिट पॉलिसी पर जानकारों का क्या मानना है ये हमें विस्तार से बताने के लिए। तो क्लियरली महंगाई के मोर्चे पर क्या कुछ निकल कर आता है, क्या स्टेटमेंट्स इस पर खास तौर से नजर यहाँ पर आरबीआई की इस बार की पॉलिसी में कमेंट्स क्या हैं उस पर नजर रखनी होगी। आस्क संदीप sabharwal.com के संदीप सब्बरवाल का कहना है कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने महंगाई को पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन इस बार लिक्विडिटी और महंगाई के आंकड़ों को लेकर आरबीआई के स्टैंड पर नजर होगी। जी हाँ, हमने पिछले कुछ क्रेडिट पॉलिसी में देखा है कि आरबीआई गवर्नर ने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया है कि इंडिया में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली है। तो वो रिकॉग्निशन वहाँ आएगी या नहीं आएगी वो देखना ज़रूरी है, और अगर आएगी तो फिर उसमें उनका स्टांस क्या रहता है, किस तरह से वो लिक्विडिटी कम करते हैं या इंटरेस्ट रेट पे एक्शन करेंगे इस पॉलिसी में। क्योंकि पिछले पॉलिसी में ये लोग इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं बिनाइन इनके कमेंट थे और ये कह रहे थे कोई इन्फ्लेशन का इशू है ही नहीं, तो सडनली कुछ मूव करना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी में कुछ होगा, लेकिन जो अगली पॉलिसी है उसमें यूएस फेड की अगली मीटिंग हो गई होगी, उन्होंने कुछ एक्शन लिए होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि एक टाइटनिंग साइकिल अब शुरू हो सकता है इंडिया में भी। वो माइल्ड होगा, थोड़ा होगा या ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा कैसे इन्फ्लेशन बिहेव करेगा। आज के दिन पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप काफ़ी है, तो वो ऑफिशियल डेटा में कब आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ये राय यहाँ पर एक्सपर्ट्स की, जानकारों की, और साथ ही जो पोल हमने कराया उसमें भी खास तौर से क्रेडिट पॉलिसी पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स और क्रेडिट पॉलिसी पर हमने यहाँ पर आज विस्तार से क्या कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी आपको कहाँ नज़र रखनी है ये बताने के लिए हमारे साथ रवि दियोरा जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई की चिंता लगातार बड़ी है और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल पर नजर आ रहा है। करंट लेवल्स को देखते हुए बुलियन मार्केट की चाल किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हो, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी होगी? गुड मॉर्निंग। जरूर से यही फैक्टर है जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस है उसमें एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है। हालांकि थोड़ा गोल्ड में कंसोलिडेशन है
क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स का बढ़ना एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो इस हिसाब से गोल्ड में थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट क्लियर तेजी आपको चांदी में दिख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर में अभी तक सप्लाई रिलेटेड ज्यादा इश्यू नहीं थे, बट अब धीरे धीरे वहां पे सप्लाई रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर आप लास्ट क्वार्टर के कोई भी सिल्वर जो भी मैन्युफैक्चरर है या सिल्वर के जो भी माइनिंग करते हैं, सबके डेटा निकल के आए तो उसमें 30% तक सिल्वर का जो उत्पादन है उसमें गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई के कंसर्न की वजह से सिल्वर में आउट परफॉर्म देखना चाहिए। 67,800 के टारगेट के लिए सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चले, 66,000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि ये जो ग्लोबल हेडविंड अनसर्टनिटी है एंड जो सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसी है, तो वो आगे जाके थोड़ा इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकता है, तो इसका एक प्रभाव पॉजिटिव साइड बुलियन पे दिखना चाहिए। रवि, ये तो हुई गोल्ड और सिल्वर की बात, यहाँ से और तेजी के अनुमान आप लगाकर चल रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल पर जिस तरह से फिलहाल हम अप मूव्स देख रहे हैं, आप फिर जिस तरह से उतार चढ़ाव इनफैक्ट देख रहे हैं, करंट लेवल्स भी अगर देखें, ब्रेंट क्रूड की चाल जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर 100-101 डॉलर के आसपास नजर आती हुई दिख रही है, सेटल होता हुआ दिख रहा है। ऑफकोर्स रशियन ऑयल सैंक्शंस का एक कंसर्न डाउट्स हैं, क्या लगता है क्रूड पर क्या करना चाहिए? जरूर से क्रूड में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। पर्टिकुलर कल इवनिंग शो में भी हमारी बात हुई थी, तब हमने 7500 पे सेल की सलाह दी थी और बाद में जो कल क्लोज आया वो 73 के बिलो आया। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में जो गिरावट है वो अभी डिमांड के कंसर्न के वजह से है। शंघाई के बाद एक न एक सिटी एवरी वीक चाइना में लॉकडाउन के अंदर जा रहा है और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा निकल के आए वो जो भी कंट्री के हो उसमें थोड़ा गिरावट का रुख है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेस्टिव मोमेंटम आपको क्रूड में दिखे। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है। इंटरनेशनल प्राइसेस आधे % अप है, तो अगर कुछ गैप अप ओपन होता है आधे पौने % तक, तो मुझे लग रहा है एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। लेवल स्पेसिफिक बात करें, 7340 के करीब अगर आता है वहां पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस आप 7400 का लगाए। मुझे लग रहा है कि क्रूड अप्रैल फ्यूचर में 7200 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। मेंस के प्रभाव नेगेटिव साइड रहेगा और थोड़ा लग रहा है कि जिस हिसाब से डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है और पर्टिकुलर वर्ल्ड के दो बड़े कंज्यूमर चाइना एंड इंडिया दोनों को रशिया से जो डिस्काउंट पे क्रूड मिल रहा है, चाइना को जो ईरान से डिस्काउंट पे क्रूड मिल रहा है, तो डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर आगे जाके प्राइसेस को रेजिस्ट कर सकता है। ओके रवि, साथ ही बेस मेटल्स में यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई पर्टिकुलर मेटल जो आप पिक करना चाहेंगे? जरूर से जब से कच्चे तेल में गिरावट आनी चालू हुई है, सारे बेस मेटल्स में कन्वाइंडिंग का प्रेशर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हेडविंड था मीन्स के सारे बेस मेटल पे वो प्रोडक्शन को लेके था, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो सारे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी कट कर रहे थे। पर जब से क्रूड में गिरावट आई है तो इसका एक फॉलो ऑन इम्पैक्ट है, वो सारे मेटल्स में आए। साथ में चाइना का जो इंडस्ट्रियल डेटा आया उसके बाद लगातार बेस मेटल में प्रेशर प्राइस वाइज बना हुआ है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि अप्रैल फ्यूचर में सेल करके चलना चाहिए 822 के करीब। 808 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 828 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो पर्टिकुलर चाइनीज डिमांड को काफी अच्छा कोरिलेशन है चाइनीज डिमांड एंड कॉपर का, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपको कॉपर के प्राइसेस में दिखना चाहिए। ओके रवि, शुक्रिया ये सारी की सारी